तो आज का हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट के बारे में तुम लोग एक चीज़ जानते हो, क्या जानते हो? कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ठीक है। बट क्या तुम लोगों ने कभी ये चीज़ ऑब्जर्व की है? फॉर एग्जांपल अभी यहीं का केस देखो तो लाइट इधर जल रहा है, लेकिन उस एरिया में भी लाइट है, ठीक है। इवन कि अगर ये जो वॉशरूम का गेट देख रहे हो तुम लोग, वो गेट खुला है, लेकिन अगर तुम गेट के पीछे भी जाओगे तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट वहाँ भी पहुँची होगी, है ना। बट यार ये तो ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो लाइट उधर जा कैसे रही है? बेंड कैसे हो सकती है लाइट, है ना। लाइट बेंड होती है। कभी अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो एक टॉर्च लेना, टॉर्च से जो लाइट आ रही होगी उसके बीच में कोई ऐसी चीज़ रखना जो ओपेक ऑब्जेक्ट हो। फॉर एग्जांपल ऐसे डस्टर रख देना, ठीक है। तुम क्या देखोगे कि इस डस्टर की शैडो के अंदर भी तुमको लाइट की इंटेंसिटी मिलेगी, बट पूरी ब्राइट नहीं मिलेगी, बट उससे थोड़ी कम तो मिलेगी ही। समझ में आई बात? तो ये जो फिनोमिना है ना लाइट का, जिसमें कि वो स्प्रेड हो जाती है, या बोला जाए कि किसी ऑब्स्टेकल के आने के बाद उसके चारों तरफ उसके कॉर्नर्स पे बेंड हो जाती है, इस फिनोमिना को जो हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आई बात? डिफ्रैक्शन क्या होता है? ओपेक ऑब्जेक्ट्स या फिर किसी ऑब्स्टेकल के बाद लाइट का बेंड हो जाना उसको क्रॉस करने के बाद, ठीक, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर अंग्रेजी में डेफिनेशन सुनना है तुम लोगों को तो वो है द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ स्मॉल ऑब्स्टेकल और अपर्चर्स एंड इट्स कंसिक्वेंट स्प्रेडिंग इनटू द रीजियंस ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आई बात? ऑब्वियसली लाइट बेंड होगी तो जो उसका शैडो होगा उसमें भी लाइट मिलेगी। समझ में आ रही है बात ना? तो इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब अगर तुम लोग इस चीज़ को देखना चाहते हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक स्लिट ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा एक छोटा स्लिट है, ठीक। ये बहुत छोटा सा स्पेस है। अब यहाँ पे अगर एक सोर्स रखा है तो इसकी जो लाइट होगी वो ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम स्क्रीन रख के देखें तो लाइट जो है वो कहाँ पे जा रही है? उसका ये ज्योमेट्रिकल शैडो, एक्चुअल में लाइट को इतने एरिया तक जाना था, बट हम क्या पाएंगे कि यहाँ पे भी कुछ लाइट पहुँची होगी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब इसी को अगर अपन ऐसे भी करके देखें, मतलब कि हम ये लाइट सोर्स है और इससे दूसरा मार्कर लेते हैं, ये चल तो नहीं रहा। तो लाइट सोर्स से अगर मान लो लाइट जा रही है और उस लाइट के रास्ते में अब हम लोग एक ऑब्स्टेकल रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्स्टेकल हमने रख दिया, ठीक है। तो अब ये सोर्स यहाँ पे मान लो हमारा स्क्रीन है, तो क्या होगा कि लाइट यहाँ इसमें तो रहेगी ही, कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ी बहुत लाइट सॉरी यहाँ नहीं रहेगी लाइट इधर रहेगी, सारी इधर रहेगी। यहाँ नहीं जाना चाहिए था लाइट को, क्योंकि यहाँ जाने से तो अपन इसको लगा के रोक दिए हैं। बट तुम क्या ऑब्जर्व करते हो कि यहाँ पे भी कुछ अमाउंट ऑफ लाइट पहुँचेगा। क्या ये बात समझ में आई? कारण क्या है? डिफ्रैक्शन, की लाइट जो है वो बेंड हो जा रहा है, ठीक है। अब अगर तुम लोग इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली देखना चाहते हो तो घर जाना और पापा के शेविंग बॉक्स से वो 2 ब्लेड निकालना और दोनों ब्लेड्स को ऐसे पास में रखना और बहुत छोटा सा गैप रखना उसके बीच में, ठीक है। और उसको फिर उससे बल्ब को देखना, ठीक है। उससे जब तुम बल्ब देखोगे ना, तो अगर तुमने सही से एडजस्टमेंट कर लिया तो तुमको बल्ब ऐसे ग्लो करता ना दिखाई दे के ब्राइट और डार्क फ्रिंज दिखाई देगी, ठीक है। तुम्हारा आँख वहाँ पे, तुम्हारा जो रेटिना है वो इस स्क्रीन का काम करने वाला है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये एक्सपेरिमेंट इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन, इट्स ऑल योर्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हमने क्या बोला कि साइज जो है, अपर्चर जो है वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये जो है ये बहुत छोटा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द क्या चीज़ भाई, हमारा जो वेवलेंथ है लाइट का उसके कंपैरेटिव होना चाहिए हमारा अपर्चर, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अगर हम लोग देखें तो क्या कर सकते हैं, देखो मान लो प्लेन वेव्स आ रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने अपना ये स्लिट लगाया हुआ है, ठीक, और यहाँ पे आ रही हैं प्लेन वेव्स, ठीक। इनका जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, तो क्या होगा यहाँ पे वो बेंड हो जाएंगी और वो इस तरीके से कॉर्नर्स पे बेंड होंगी, ठीक। तो ये जो डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा
ये यहाँ पे बेंड हो चुका है, तो जो उसको ऐसे जाना था वो ऐसे इधर भी थोड़ा बहुत फैलेगा, तो इधर भी अपने को लाइट दिखाई देगी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर इसी चीज़ को हम लोग देखें और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो एपर्चर है हमारा, ये जो एपर्चर है ये, इसको स्मॉल है अगर मैं ले रहा हूँ तो दिस इज़ ग्रेटर देन लैम्डा। ठीक है। अब अगर मैं ए को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा लेता हूँ तो क्या मिलेगा पता है? तो ये जो है ये प्लेनर वेव फ्रंट तो आएगा विथ लैम्डा वेवलेंथ, बट यहाँ पे अपने को एकदम स्फेरिकल वेव फ्रंट देखने को मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? इसका कारण क्या है कि जैसे जैसे जो एपर्चर का साइज बढ़ता है तो डिफ्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है। तो ये बेसिक था इसमें। क्या ये बात समझ में आई? अब दो टाइप का फिनोमिना होता है डिफ्रैक्शन में। पहला जो दिया था वो फ्रेस्नेल ने दिया था। तो पहला जो डिफ्रैक्शन है वो है फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। ठीक। अब इसमें क्या होता है भाई, फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन में तो जो सोर्स होता है, यहाँ से अपना कोई सोर्स होगा और जो स्क्रीन हम लोग लेंगे वो दोनों काफ़ी पास होते हैं एपर्चर के। ठीक है। ठीक। और दूसरा जो कैटेगरी है वो है अपना, अच्छा इसमें जो वेव फ्रंट मिलती है वो सिलेंड्रिकल मिलती है और स्फेरिकल मिलती है। ठीक है। और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो किसका है? वो है फ्रॉनहोफर का। फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो अपना जो स्क्रीन होता है वो एपर्चर जो अपना जो भी स्लिट है उससे कंपैरेटिवली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर होती है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एपर्चर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होता है वो प्लेनर रहता है। ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? अब इसमें यहाँ पे तो ठीक है, अगर फ्रेस्नेल्स की बात करें तो इसमें अपने को लेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि लाइट बेंड हो जाती है और हम मतलब हमको एक कन्वर्जिंग इफेक्ट मिलता है, तो हमको कन्वर्ज करने के लिए एक्स्ट्रा लेंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फ्रॉनहोफर्स में क्या होता है कि इसमें जो वेव फ्रंट मिलती है वो प्लेनर मिलती है, उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट मिलेगी एक तरीके से। ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम इसको फोकस करा सकें और इंटरफेरेंस पैटर्न देख सकें। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद डिफ्रैक्शन ही देखेंगे, लेकिन अब हम एक सिंगल स्लिट का यूज़ करेंगे और हम कंडीशंस फाइंड करेंगे कि कहाँ पे ब्राइट मिलेगा, कहाँ पे डार्क। चलो तो अब देखते हैं कि सिंगल स्लिट पे डिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे हम एक स्लिट लेते हैं। ठीक। तो ये हमारा स्लिट हो गया। ठीक है। ये है बहुत छोटा, लेकिन हम लोग ऐसा बनाने देखने के लिए बड़ा बना रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक सोर्स रखते हैं, चलो ताकि एकदम सेंटर में रखते हैं सोर्स को। ये हमारा सोर्स एस है। अब इससे वेव्स कैसे निकलेंगी, ऐसे 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 हर तरफ निकलेगी। तो क्या करें, यहाँ पे एक डबल कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं और ये जो हमारा सोर्स है वो ऐसे लगाएंगे इसको कि ये उसके फोकस पे आए। तो क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही लाइट आएगी तो वो उसको पैरेलल कर देगा। ठीक है ना? बताओ कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट हमको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ये जो वेव फ्रंट यहाँ मिल रहा है ये कैसा वेव फ्रंट मिल रहा है, ये प्लेनर वेव फ्रंट मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अपने को प्लेनर वेव फ्रंट स्ट्राइक करते हुए मिलेगा। कहाँ पे? ये हमारा जो स्लिट है उस पर। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अपना वही कंडीशन ले रहे हैं भाई। तो ये जो सोर्स है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का है और लेंस L1 हम लोग लगा दिए यहाँ पे और इससे हमने लाइट को पैरेलल करा दिया। ठीक। तो हमको क्या मिला है, एक प्लेनर वेव फ्रंट मिला। ठीक है। अब ये जो प्लेनर वेव फ्रंट है वो जब यहाँ स्लिट पे स्ट्राइक करेगा तो यहाँ जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सारे के सारे हाइगन्स प्रिंसिपल से एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और सब अपना अपना फिर वेवलेट्स जनरेट करेंगे, वेव फ्रंट जनरेट करेंगे। ठीक है ना? और वो वेव फ्रंट में जो इंटरफेरेंस होगा वही हमको डिफ्रैक्शन दिखेगा। ठीक है। तो
ये जो वेवलेट्स यहाँ पे निकलेंगी वो सारे डायरेक्शन में फैल जाएंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे ही लाइट इससे आगे निकलेगी तो उसका डिफ्रैक्शन हमको देखने को मिलेगा। तो अब उस डिफ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, उस डिफ्रैक्शन को फोकस करने के लिए हम लोग एक और कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से लाइट आ रही है, मान लो ये आगे जा रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ से 3 लाइट सोर्स फिर से राइट ले लेते हैं, और ये हमने ले लिया क्या, हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सो अब यहाँ पे स्क्रीन लगा देते हैं, तो ये तो यहीं जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा पॉइंट O है, ये हमारा पॉइंट O है। अब इस पे हमको मिलेगा मैक्सिमा, इसकी कंडीशन हम लोग अभी थोड़ी देर में, ये हमारा स्क्रीन हो गया, ठीक। बताओ इसमें कोई दिक्कत, तो फिर ठीक है। ये हमने जो स्क्रीन लगाई है वो इस लेंस के फोकल प्लेन पे है, फोकस पे परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा प्रिंसिपल एक्सिस के उस पे है, ठीक। तो अब सेकेंडरी मैक्सिमम कैसे बनेगा ये देखते हैं। तो जितनी भी सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ से निकली AB से, ये स्लिट को AB नाम दे देते हैं, ये स्लिट AB है, ठीक है। अब जितनी भी वेव्स यहाँ से निकली, पहले नेमिंग कर लेते हैं, ये अपना L2 है, मतलब जितनी भी वेवलेट्स यहाँ से निकली वो सारी कैसे निकलेंगी, वो सीधा निकल जाएंगे, यहाँ से स्ट्रेट निकलेंगी ना। अब वो स्ट्रेट जो निकलेंगी उनको अपन फोकस करने के लिए अपन अपना लेंस L2 लगा दिए, अब वो उसको क्या करेगा, फोकस कर देगा, कहाँ पे, पॉइंट O पे। अब जितनी भी लाइट रेस आएंगी ना वो सारी की सारी सेम फेज में आएंगी। अब सेम फेज में आएंगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगी। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे अपने को सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई। अब अगर हम लोग कैलकुलेट करें पाथ डिफरेंस, ठीक है, तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कि लेट अस एज्यूम कि कोई एक आर्बिट्री पॉइंट P है, ठीक है, और यहाँ से सबसे जो वेवलेट्स निकल रही हैं, दूसरे कलर से लेना अच्छा रहेगा तो क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं वेवलाइट, ऐसे जा रही है जो लाइट, ठीक, और ये कहाँ पे आई, ये इसके पैरेलल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक। यहाँ से जो आया ये कहाँ जाएगा, ये तुम्हारे इसी पॉइंट पे चला गया, और ये यहाँ से जो आया ये तो सीधा यहाँ चला गया, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात से, इस पॉइंट को C एज्यूम कर लो सेंटर, और ये हमारा आर्बिट्री पॉइंट P है। बताओ इस बात से किसी को कोई दिक्कत है क्या, बोलो। सर यहाँ सर लाइट P की तरफ क्यों गए, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि जो वेव्स है ना वो इस पॉइंट पे जब मिलेंगी तो क्या होगा। तो हम मान रहे हैं कि यहाँ से 3 पार्ट जो है, इन तीनों को यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। आखिर वेवफ्रंट तो हर डायरेक्शन में फैलेगी ना, तो हम पॉइंट P पे मिलने वाली सारे राइट रेस को एज्यूम कर रहे हैं। समझ में आई बात, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, क्योंकि ये जो वेवलेट जनरेट होंगी वो तो हर डायरेक्शन में जाएंगी, तो हमने वो पॉइंट P पे एज्यूम किया है, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन हुआ है वो थीटा एंगल का हुआ है, तो थीटा एंगल का अगर डिफ्रैक्शन हुआ है तो ये थीटा, ठीक है, यहाँ भी एंगल थीटा, यहाँ भी एंगल थीटा, ठीक है। हम एक ही लिख रहे हैं क्योंकि हमको एक की ही ज़रूरत है। तो अब देखते हैं करना क्या है। तो भाई जितनी भी वेवलेट्स निकलेंगी वो सेम फेज में तो होंगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ से जो निकली ये सारी सेम फेज में थी, लेकिन यहाँ पे जो पहुँची उनमें फेज डिफरेंस आया। क्यों आया, क्योंकि खुद देख सकते हो तीनों के पाथ में डिफरेंस है, तो इस वजह से फेज डिफरेंस तो आएगा ही। तो पॉइंट P पे जब लाइट सोर्सेस मिली, मतलब लाइट वेव्स जो मिली, तो उन सब में आया क्या, पाथ डिफरेंस। तो एक काम करते हैं, A पे जा रहे जो वेव है और जो B से जा रहा है, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये पॉइंट को N नाम देते हैं। तो ये जो BN है ये वो पाथ डिफरेंस का काम करेगा कि नहीं, ठीक है। A और B से जाने वाले वेव्स के लिए
पाथ डिफरेंस बी एन के इक्वल होगा कि नहीं बताओ। तो क्या हम लोग ले सकते हैं कि जो पाथ डिफरेंस पी होगा वो बी एन के इक्वल होगा, और बी एन किसके इक्वल होगा भाई, बी पी माइनस ए पी, बी पी माइनस ए पी, हाँ या नहीं बोलो, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो स्लिट का विड्थ है ये तो ए है, स्लिट का विड्थ स्मॉल ए है। अब देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ध्यान से देखना, ये यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, अब ये भी थीटा है, ठीक, तो हमको ना ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला, ठीक है। कैसे निकलेगा ये वाला एंगल, देखो यहाँ ये थीटा है और ये 90 होगा, तो ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है, या ये थीटा है तो ये वाला एंगल 90 है, तो ये 90 है। अच्छा, तो अच्छा, और ये 90 माइनस थीटा है। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, थीटा। ट्रायंगल है ना, दिख रहा है कि नहीं। ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे तो यहाँ तो 90 होना ही था। ये थीटा है, ये स्लिट और ये जो वेव है ये पैरेलल गई है ना, तो ये कैसी जाएगी, इसके 90 डिग्री पे, तो ये टोटल 90 होना, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब ये 90 माइनस थीटा है, यहाँ 90 है, तो ये थीटा मिलेगा कि नहीं। तो अगर इस ट्राइंगल में अब बात करें, ए बी एन जो ट्राइंगल है, इसमें अगर अपन देखें तो अपने को ये ए मालूम है और अपने को बी एन चाहिए, और ये ए किसका काम कर रहा है, हाइपोटेनस का। ये जो बी एन है इस थीटा एंगल के लिए साइन है, परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं लिखूं साइन थीटा तो वो क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, बी एन, हाइपोटेनस कितना है, ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए, तो बी एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए। तो यहाँ से बी एन को अपन क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा। तो पार्ट डिफरेंस कितना मिला, ए साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है ना। तो अब जैसे ही पार्ट डिफरेंस अपन को मिल गया तो अब हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो मिनिमा की पोजीशन निकालते हैं, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा मालूम है, उसके बाद सबसे पहले जो हमको मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं पोजीशंस ऑफ मिनिमा, ठीक। तो मान लेते हैं जो पॉइंट जो P है वो ऐसा लोकेटेड है कि वहाँ पे जो लाइट रेज जा रही हैं उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा का है, और एंगल जो है वो एज्यूम कर लेते हैं थीटा 1 का है। तो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा का है तो मतलब हम क्या लेंगे, ए साइन थीटा 1 एंगल है और पाथ डिफरेंस लैम्डा का है मान लो, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत इस बात से। तो ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। कब लिख सकते हैं, जो पॉइंट P है वहाँ पे जो लाइट जा रही है उनके बीच में कितना है पाथ डिफरेंस लैम्डा, और एंगल जो है वो कितना है थीटा 1। वहाँ ये वाला एंगल, ये जो थीटा ले रहे हैं ना, ये एंगल थीटा 1 है और वो पॉइंट P पे पहुँच रहा है, और पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा, ठीक। सो अगर मैं देखूँ तो टोटल ये लैम्डा बाई 2 होना था, है ना, लैम्डा बाई 2 होना था, सॉरी टोटल लैम्डा होना था, ठीक। अच्छा, और यहाँ पे हमने लैम्डा ले रखा, तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, इतने को लैम्डा बाई 2, इतने का लैम्डा बाई 2। अगर टोटल पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो आधे का लैम्डा बाई 2, आधे का लैम्डा बाई 2 होगा कि नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाला हाफ पार्ट है उसका पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2, नीचे वाले के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर ऊपर और नीचे में लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस है तो ये कैसे मिलेंगे, ये डिस्ट्रक्टिवली मिलेंगे कि कंस्ट्रक्टिवली, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएंगे कि कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव कराएंगे, है ना। ये याद होगा लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल्स पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे अपने क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, ठीक है। तो जो अपर पार्ट है अपना ए सी, वहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका एक कॉम्प्लीमेंट पॉइंट होगा अपना सी बी में, ठीक है। और वो दोनों कैसे इंटरफेयर करेंगे, डिस्ट्रक्टिवली, और अपने को वहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। और हमको क्या मिलेगा, मिनिमा। तो अगर ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज की कंडीशन है मान लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। तो सेकेंड डार्क फ्रिंज के लिए कितना हो जाएगा, ए साइन एंगल मान लेते हैं थीटा 2, कितना हो जाएगा 2 लैम्डा,
तो ऐसे ही nth डार्क फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, a साइन थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा, और n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 से n तक। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा, अब अगर अपने को डायरेक्शन निकालना है कि मिनिमा कहाँ पे है, तो डायरेक्शन अपन थीटा से बताएंगे। तो यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा बाई ए, हाँ या नहीं? अच्छा, और अपने को ये मालूम है कि लैम्डा जो है वो ए के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा होगा, लैम्डा ए के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, तो ये नंबर एक बहुत छोटा नंबर आएगा। और जब साइन थीटा बहुत छोटा है, इसका मतलब ये थीटा के बहुत छोटे एंगल के लिए ही मिलेगा हमको। तो अगर यहाँ पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाएं तो थीटा एन को अपन क्या लिख सकते हैं, एन लैम्डा बाई ए। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या मिला, पोजीशन ऑफ मिनिमा। तो वो सारे पोजीशंस क्या होंगे, एन की वैल्यू डालेंगे, पहला क्या मिलेगा लैम्डा बाई ए, दूसरा क्या मिलेगा 2 लैम्डा बाई ए, तीसरा क्या मिलेगा 3 लैम्डा बाई ए। इन सारे पोजीशंस पे हमको क्या मिलेगा, मिनिमा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको नोट करो। इसके बाद हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन फाइंड करेंगे। चलो, तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन निकालते हैं। प्राइमरी जो है वो सेंट्रल है, सेंट्रल मैक्सिमा मिल गया, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसके अलावा और जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलने वाली है, हम उसके लिए कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, तो इसके लिए मान लेते हैं कि पॉइंट पी ऐसा लोकेटेड है ना कि पार्ट डिफरेंस जो आएगा वो 3 लैम्डा बाई 2 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब अगर पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 के इक्वल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पार्ट डिफरेंस कितना था अभी निकाले ना, a साइन थीटा होता है। तो अगर हम मान लें कि यहाँ पे थीटा जो है वो थीटा 1 डैश है, तो क्या लिखेंगे a साइन थीटा 1 डैश इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, है या नहीं? ठीक है, अब तो इस स्लिट को हम लोग लैम्डा बाई 2 के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो स्लिट ए बी है अभी हमने 2 पार्ट में किया था, ठीक है, क्योंकि लैम्डा था। अब 3 लैम्डा बाई 2 है तो लैम्डा बाई 2 के 3 पार्ट हो जाएंगे। तो जो 2 लैम्डा बाई 2 के ऊपर के पार्ट्स होंगे वो तो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे और वो एक दूसरे को खा जाएंगे, लेकिन जो तीसरा पार्ट बच जाएगा उसको ख़त्म करने के लिए कोई है क्या? नहीं। तो इसका मतलब वो क्या बनाएगा, ब्राइट फ्रिंज बनाएगा, है ना। लेकिन ऑब्वियसली सोचो, जब उसका 2/3 पार्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 1/3 पार्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा रहा है। इंटरफेरेंस क्या करा रहा है, वो तो सीधा सीधा जा रहा है बस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी जो मैक्सिमा की मिलने वाली है वो कम मिलेगी कि ज़्यादा? कम मिलेगी ना, क्योंकि आधे 2/3 लाइट जो है वो तो ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है ना। तो अगर अपन देखें तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन है वो ये है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैक्सिमा कहाँ पे लेगा, जहाँ पे होगा 5 लैम्डा बाई 2। तो उसके लिए देखेंगे तो a साइन थीटा 2 डैश इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2। तो अब यहाँ पे जो स्लिट है उसको अपन 5 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे लैम्डा बाई 2 के, और ऊपर के 2 फिर बाद के 2 ये कहा जाएंगे एक दूसरे को कैसे, डिस्ट्रक्टिव में, है ना। लेकिन लास्ट में बचेगा सिर्फ लैम्डा बाई 2 का एक छोटा सा पार्ट, जो कितना पार्ट होगा, 1/5 पार्ट होगा, है ना। और वो 1/5 पार्ट बच जाएगा सेकेंड मैक्सिमा के लिए, है ना। ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है और ये सेकेंड। तो ये सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए लाइट कितनी गई, सिर्फ लैम्डा बाई 2 का 1/5, है ना। मतलब जो पूरा अपना स्लिट था उसका सिर्फ 1/5 पार्ट की लाइट ही वहाँ जा रही है, बाकी वो 4/5 टाइम्स जो है लाइट वो क्या हो रहा है, उसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो ख़त्म हो जा रहा है। तो इसका मतलब इसका इंटेंसिटी और कम होगा। इसके बाद 7 लैम्डा बाई 2, तो 1/7 पार्ट बस बचेगा, तो वो और कम होगा, होगा कि नहीं? समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से हम लोग जो nth सेकेंडरी मैक्सिमा है उसके लिए क्या लिख सकते हैं, a साइन थीटा एन डैश इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2, और n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3। ठीक, अब यहाँ से अपन वही सेम अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, a को उधर भेज देंगे तो साइन थीटा एन डैश जो होगा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा एन डैश हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 2n + 1 लैम्डा बाई 2a। तो ये मिल जाएगा हमको पोजीशन कि कहाँ कहाँ पे अपने को मिलेगा सेकेंडरी मैक्सिमा की
डायरेक्शन। समझ में आ रही बात कि यहाँ से अगर तुम ऐसे नापोगे तो ये जो डायरेक्शन अपन निकाल रहे हो वो यहाँ से, कि यहाँ से अगर 3 λ/2 जो एंगल होगा, एंगल कितना होगा अपन इसमें तो ये निकाले हैं ना, अगर 1 रखेंगे तो कितना आएगा 2 3 3 λ/2 ये जो एंगल होगा उस पर जब जाएंगे तो हमको मैक्सिमा मिलेगा। समझ में आ रही है बात। तो ये जो एंगल हम निकाल रहे हैं वो यहाँ वाला है ना, ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब इसके बाद इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर तुम लोग देखना चाहोगे तो वो कैसा होगा, मतलब इसमें जो इंटेंसिटी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो सबसे पहले तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा, फिर अगले में क्या होगा इंटेंसिटी कम, अगले में और इंटेंसिटी कम, अगले में और, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये इस तरीके से हमको इंटेंसिटी मिलेगा और ये हमको सेंटर में मिलेगा O पे, और उसके बाद -λ/a, ठीक है, -2 λ/a, और ये सॉरी ये वाला +λ/a है ना, इधर -2 λ/a, ठीक है। तो इस तरीके से ये डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन हमने डाल दी है, ब्राइट वाला भी अपन डाल सकते हैं। यहाँ से 1 डालेंगे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा 3 λ/2a, तो ये कितना होगा अपना 3 λ/, ये वाला 3 λ/2a, और ये क्या होगा -3 λ/2a। तो ये अपना इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है कि इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगी विथ डिस्टेंस, ठीक है, विथ एंगल। एक तरीके से यहाँ एंगल है ये λ/, अपन एंगल निकाले है ना, तो एंगल से ये इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रही है, समझ पा रहे हो। मतलब ऊपर और नीचे दोनों साइड देखोगे तो तुमको मिलेगा मैक्सिमा और मिनिमा। बस ध्यान ये है यहाँ पे कि जो मैक्सिमा की इंटेंसिटी है वो कंटिन्यूअसली घटती जाएगी। कारण अभी समझ में आया कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराने वाला आइटम जो है वो ऑलरेडी घटता जा रहा है। जैसे जैसे अपन दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे अपन सेंटर से दूर जा रहे हैं, वो पार्ट इतना कम हो रहा है। पहले 1/3 हुआ, फिर 1/5 हुआ, फिर 1/7 हुआ, अगला क्या 1/9, 1/11। तो इस तरीके से ये एकदम 0 की तरफ जाएगा और बहुत दूर जाने पे अपने को कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ अपने को डार्क फ्रिंजेस ही मिलेंगी। क्या ये बात समझ में आई। अब ये जो इंटेंसिटी है ना, ये बुक में कैलकुलेट करके लिखा हुआ है कि इसका प्राइमरी को अगर 1 लोगे तो अगले वाले का 1/1/21, 1/61, 1/121, इस रेशियो में इंटेंसिटी कम होती है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का तुम परसेंट निकालोगे तो ऑलमोस्ट सिर्फ तुमको पता चलेगा कि सेंटर फ्रिंज का सिर्फ 4% इंटेंसिटी लेके तुमको नेक्स्ट वाला फ्रिंज मिलेगा, ठीक है। उसके अगला देखोगे तो उससे भी और कम। समझ रहे हो कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। तो ये कारण क्या है, ये इंटेंसिटी के कम होने का कारण क्या है। तो सेंट्रल मैक्सिमा बनता कब है, मतलब मैक्सिमा कब बनता है, जब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। बट यहाँ पे जब फर्स्ट मैक्सिमा देख रहे हैं तो उसमें सिर्फ 1/3 पार्ट का कंट्रीब्यूशन है, सेकंड के लिए 1/5 पार्ट का है, थर्ड के लिए 1/7 पार्ट का है। तो इसलिए कंटिन्यूअसली जैसे अपन n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, अपना ये जो इंटेंसिटी होगा मैक्सिमा का वो घटता जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है, चलो नोट करो। चलो तो अब देखते हैं हम लोग सेकेंडरी और जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसका विड्थ कितना होगा, ठीक है। सो इफ़ वी एज्यूम कि ये हमारा स्लिट है, ये हमारा स्लिट है और ये कुछ ऐसा स्क्रीन पे अपन को ऐसा कुछ मिला हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखें सेंटर से, सो ये ठीक है, और यहाँ जाएं तो ये, सो ये वाला एंगल थीटा मान लो और ये उसके इक्वल ऑब्वियसली होने ही वाला है। ये जो होगा ये क्या होगा इसका बीटा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले निकाल रहे हैं एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। तो अब इसमें देखो कि एंगुलर विड्थ क्या होगा, ऑब्वियसली देख के ही पहचान रहे होगे कि वो 2 थीटा है ना।
एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट मिनिमा एंड फर्स्ट मिनिमा ऑन द ईदर साइड, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड में जो पहला मिनिमा बना होगा वहाँ जाने वाली जो रे है उसके बीच में जो एंगल होगा वही होगा अपना क्या, एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो जो फर्स्ट मिनिमा का डायरेक्शन था दोनों साइड पे वो अपन निकाले हुए हैं, याद है ये था थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। ठीक है, ये निकाले हैं। ठीक है, तो ये तो आधा है ना, पूरा नहीं है ये। तो पूरा कितना होगा भाई, एंगुलर विड्थ कितना होगा 2 थीटा, और वो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा बाई ए। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात से? अच्छा, तो क्या हम लोग लीनियर विड्थ निकाल सकते हैं? लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। हाँ भाई, तो लीनियर विड्थ के लिए क्या करेंगे? देखो हमको बीटा चाहिए, एंगल मालूम है, और क्या मालूम है? थीटा मालूम है, और क्या मालूम है? अगर मान लें कि डिस्टेंस जो है स्लिट का और स्क्रीन का ये कैपिटल डी है, ठीक है, जैसा कि तुम लोग जानते हो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लिखना है, सो ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसको मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी मान सकता हूँ कि नहीं? तो अगर मैं इसको सर्कल जैसा फील करूँ तो ये इसका रेडियस है, ये आर्क है, ये एंगल है ना? तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन लेंथ होता है, तो मैं क्या लिखूंगा 2 थीटा इज इक्वल टू आर्क। आर्क कितना है? बीटा अपॉन लेंथ कितना है? डी। तो मैं बीटा नॉट लिया हूँ यहाँ पे, तो बीटा नॉट क्या होगा 2 थीटा इंटू डी, हाँ या नहीं? अच्छा, थीटा कितना है भाई? 2 थीटा कितना है? 2 लैम्डा बाई ए, तो 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल ए। बताओ कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया? लीनियर विथ बीटा नॉट, किसका? सेंट्रल मैक्सिमम का। बताओ किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, अब हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमम निकालेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए क्या करें, इसको नोट कर लो पहले, फिर उसके बाद निकालते हैं। चलो, तो अब सेकेंडरी मैक्सिमम का अपन लीनियर विथ निकालेंगे। ठीक है, तो लीनियर विथ के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा भाई? तो लीनियर विथ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करें, मान लेते हैं कि nth जो मैक्सिमम है वो और n-1th जो मैक्सिमम है वो, दोनों के बीच में जो मिनिमा दो मिनिमा के बीच में मैक्सिमम मिलता है। तो nth मिनिमा और n+1th मिनिमा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही जो एंगल होगा वही अपना क्या होगा? मैक्सिमा होगा, हाँ या नहीं? तो अगर मैं देखूं nth मिनिमा की कंडीशन, तो वो कितना है? n लैम्डा बाई ए। और अगर n+1th का देखूं तो क्या आएगा? n+1 लैम्डा बाई ए। ठीक है कि नहीं? तो अगर मैं एंगुलर विथ निकालूं सेकेंडरी मैक्सिमा का, एंगुलर विथ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, तो क्या मिलेगा मुझे बताओ? तो ये मिलेगा थीटा n+1 माइनस थीटा n+1 कितना? n+1 लैम्डा बाई ए माइनस n लैम्डा बाई ए। तो देखो यार, यहाँ तुम लोगों को n फाहा होते दिख रहा है और लैम्डा बाई ए बच रहा है। बताओ बच रहा है कि नहीं? ठीक है ना? और यहाँ से अगर मैं लीनियर विथ की बात करूँ, एंगुलर विथ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, nth सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ भी हम लोग लीनियर विथ निकालेंगे nth सेकेंडरी मैक्सिमा की। ठीक है, तो उसको करना क्या है, जो भी एंगुलर विथ है उसमें डिस्टेंस जो d है मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा ना? यही किए थे ना पिछले वाले में भी। तो यहाँ से अपन जो बीटा मानेंगे वो कितना हो जाएगा? एंगुलर विथ जो कि लैम्डा बाई ए है इंटू डिस्टेंस d। ठीक है कि नहीं? तो लैम्डा डी बाई ए जो मिला, ये अपने क्या मिला? लीनियर विथ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा। बताओ किसी कोई दिक्कत? अब ये देख रहे हो, ये जो है इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको सेंट्रल मैक्सिमा का विथ मिलेगा। तो क्या पता चला तुमको? ये पता चला कि जो सेंट्रल मैक्सिमम होता है वो डबल होता है किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमम के। ठीक है, हमेशा। अब यहाँ से एक चीज़ और पता चली कि जो विथ है सेकेंडरी मैक्सिमा का बीटा, वो स्लिट के विथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना? यहाँ पे देख रहे हो,
कि बीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो जैसे जैसे a बढ़ेगा अपने को जो सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा उसका विड्थ भी कम मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो जैसे जैसे अपन स्लिट के विड्थ को बढ़ाते जाएंगे सेकेंडरी मैक्सिमा और पतला होता जाएगा और नैरो होता जाएगा, ठीक है। और अगर अपनी स्लिट सफिशिएंटली वाइड होगी, ठीक, चौड़ी हो जाएगी ज़्यादा, तो क्या होगा, सेकेंडरी मैक्सिमा गायब हो जाएगा और सिर्फ सेकेंडरी मैक्सिमा दिखाई देगा अपने को। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत इस बात से? तो ये जो पैटर्न हम लोग जो देख रहे हैं सेकेंडरी मैक्सिमा का, मिनिमा का, ये तभी पॉसिबल है जब हमारी विथ नैरो हो। वाइड जो स्लिट होगी उसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ अपन को एक सेंट्रल मैक्सिमा दिखाई देगा। क्या ये बात समझ में आई? तो ये था हमारा डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। समझ में आई बात? तो अब इसके बाद हम लोग एक चीज़ बस करेंगे, वो ये है कि भाई रे ऑप्टिक्स जो है, वो जो पिछला चैप्टर हमारा था, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में कुछ तो रिलेशन होना चाहिए, तभी तो साइंटिस्ट लोग एग्री कर गए ना कि लाइट इज़ अ बोथ रे एंड वेव। एग्री करने के लिए उसमें कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा कर दो या वहाँ कुछ ऐसा कर दो, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हम लोग फाइंड करने वाले हैं। चलो तो अब देखते हैं वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। मतलब रे ऑप्टिक्स हमारा एक्चुअल में पता है, रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स का एक लिमिटिंग केस है। मतलब अगर अपन कुछ लिमिट्स लगा दें वेव ऑप्टिक्स पे, तो वो रे ऑप्टिक्स के सारे प्रॉपर्टीज़ दिखा देगा, मतलब सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें। ठीक है, तो यही हम लोग को देखना है और इसके लिए जो श्रेय जाता है वो जाता है फ्रेस्नेल को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फ्रेस्नेल जोन और फ्रेस्नेल डिस्टेंस भी समझेंगे कि ये होता क्या है। ये वो जोन है जिसमें रे ऑप्टिक्स एप्लीकेबल है। समझ में आई बात? तो अगर मान ले हम लोग कि एक पैरेलल बीम लाइट है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है, और इसको अपन देखो, एक पैरेलल लाइट की बीम है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है और इसको अपन एपर्चर जो है वो ए है, इससे पास कराएं स्लिट से। ठीक, तो स्लिट से पास कराएंगे तो जो हमको मिलेगा एंगुलर विथ वो मिलता है λ/a। ये अपन देख चुके हैं, थोड़ी देर पहले ही देखे हैं ना। अच्छा, अगर अपन स्क्रीन को d डिस्टेंस दूर रखें तो जो ये लीनियर विथ आएगा उसको मैं अगर x से रिप्रेजेंट करूँ तो इसमें d मल्टीप्लाई करके मिलेगा, तो वो d λ/a होगा कि नहीं? ठीक है, तो अपना जो रे ऑप्टिक्स तभी वैलिड है जब ना ये x जो है ये स्मॉल रहता है। ठीक है, जब रे ऑप्टिक्स कब वैलिड होता है? जब x छोटा होता है। मतलब समझ रहे हो, ये जो लाइट है वो फैलती कम है। भाई x है क्या? x है लीनियर विथ, यहाँ पे जो फैलाव है लाइट का। तो लाइट अगर कम फैली स्लिट से पास होने पे तो वो रे जैसा बिहेव करेगी और रे ऑप्टिक्स यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। समझ में आ रही है बात? और अगर लाइट ज़्यादा फैल गई तो वेव ऑप्टिक्स में आ जाएगा, फिर रे ऑप्टिक्स में नहीं होगा। तो लिमिटिंग केस क्या है यहाँ पे कि भाई x जो है वो छोटा होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अब फ्रेस्नेल डिस्टेंस को समझेंगे। फ्रेस्नेल डिस्टेंस है क्या? देखो, कई कॉमन सिचुएशंस है जहाँ पे रे ऑप्टिक्स वैलिड होती है। ठीक है, और डिफ्रैक्शन जो है ना ये हमेशा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस जिसको अपन df से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तुम्हारा होता है a² λ। ठीक है, और ये कब मिलता है हमको? ये कब मिलता है? ये तब मिलता है जब x की वैल्यू a होती है और डिस्टेंस को हम df मानते हैं उस टाइम में। समझ रहे हो? मतलब जितना अपना स्लिट है जो फैला हुआ है वो कितना है, उतना ही है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरी स्लिट यहाँ पे ये इतनी सी है तो यहाँ स्क्रीन पे भी लाइट सिर्फ इतनी जाएगी, इधर नो लाइट नो लाइट नो लाइट नो लाइट। इसका मतलब क्या है कि डिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, तो वेव ऑप्टिक्स के केस में हम आए ही नहीं। ये पैरेलल बीम मिलेगी, रे ऑप्टिक्स एप्लीकेबल रहेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर अपन फ्रेस्नेल डिस्टेंस जो है इसको यहाँ लिख देते हैं, FRESNEL, फ्रेस्नेल डिस्टेंस। तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये होता क्या है? तो द डिस्टेंस एट विच द डिफ्रैक्शन स्प्रेड ऑफ अ बीम इज इक्वल टू द साइज ऑफ एपर्चर। मतलब जब x इज इक्वल टू a होता है तो जो डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस, ये df, ये अपना a है और ये अपना x है। तो जब x इज इक्वल टू a होगा तो डिस्टेंस जो होगा वो df के इक्वल होगा और इस केस में रे ऑप्टिक्स वैलिड होती है। क्या ये बात समझ में आई?
ठीक है। तो अब अगर d जो है, जो डिस्टेंस है स्लिट का और स्क्रीन का, अगर वो फ्रैक्शनल डिस्टेंस से छोटा होगा तो क्या होगा, तो लाइट का डिफ्रैक्शन और कम हो जाएगा, मतलब कम होगा ना। तो जो लाइट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी और अपन रे ऑप्टिक्स के केस में रहेंगे। क्या ये बात समझ में आई? मतलब फॉर रे ऑप्टिक्स d शुड बी स्मॉलर देन df, ठीक है, क्योंकि जब इसमें क्या होगा, डिफ्रैक्शन बहुत कम होगा तो उसको अपन नेग्लेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से d शुड बी स्मॉलर देन a स्क्वायर बाई लैम्डा, ठीक है। d स्मॉलर हो गया a स्क्वायर बाई लैम्डा से, तो यहाँ से अपन विथ निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज ग्रेटर देन d लैम्डा, मतलब a इज ग्रेटर देन अंडर रूट d लैम्डा। तो जब हमारा जो स्लिट का विथ है वो d इंटू लैम्डा के रूट से ज़्यादा होता है तो हमारा रे ऑप्टिक्स एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और ये जो अंडर रूट लैम्डा d है ना, इसको बोलते हैं साइज ऑफ फ्रैक्शनल जोन। अंडर रूट d लैम्डा को क्या बोलते हैं, साइज ऑफ फ्रैक्शनल जोन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसको अपन AF से डिनोट करते हैं, AF से डिनोट करते हैं किसको, अंडर रूट d लैम्डा को, ठीक है। ये क्या होता है, साइज ऑफ फ्रैक्शनल जोन। तो जो कॉन्सेप्ट है रे ऑप्टिक्स के वो कन्वीनियंटली आराम से बिना किसी तकलीफ के हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कब, जब हमारा एपर्चर का साइज फ्रैक्शनल जोन से ज़्यादा होगा। रे ऑप्टिक्स कब वैलिड है, व्हेन a इज ग्रेटर देन AF, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? या तो इससे बोल लो या तो इससे बोल लो, ठीक है। मतलब या तो हमारा स्क्रीन का डिस्टेंस फ्रैक्शनल डिस्टेंस से कम हो या फिर हमारा जो एपर्चर है वो फ्रैक्शनल जोन के साइज से ज़्यादा हो, तभी हम रे ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। एंजॉय करो।